हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में पूरा संविधान ही है। दोस्तों बाबा साहब ने कहा था, अगर इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान से निकाल देंगे तो पूरा का पूरा संविधान ही निरर्थक हो जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर हमारा भारतीय जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से समाहित हुआ है, उनकी आजादी को इसमें समाहित किया गया है। तो आज हम इसको पूरे डिटेल से जानने वाले हैं कि आखिर अनुच्छेद 32 को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया, क्यों समझाया गया इसके बारे में। तो आज हम पूरे डिटेल के साथ आपको समझाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, जब तक कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने कल कुछ स्टार्टिंग कर दिया था, बट आज हम इसको पूरा डिटेल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों क्या, दोस्तों आइए देखते हैं। इसमें कहा गया कि जितने भारतीय नागरिक को मूल अधिकार मिले हैं, क्या दोस्तों, जितने भी भारतीय नागरिक को मूल अधिकार मिले हैं, कितना मूल संविधान में कितना था? 7 था दोस्तों। वर्तमान में कितना है? तो 6 है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी हमें मूल अधिकार मिले हैं, यानी भारतीय नागरिकों को जितने भी मूल अधिकार मिले हैं, उन्हें दिलवाने की गारंटी एवं सुरक्षा कौन देता है दोस्तों? माननीय सुप्रीम कोर्ट देता है। यानी माननीय हमारा जो न्यायालय है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारे जो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है उनको दिलवाने की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन किसके पास है दोस्तों? वो है माननीय न्यायालय के पास है। ठीक है दोस्तों, तो माननीय न्यायालय ने इस स्वतंत्रता अधिकार को लागू कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए हैं दोस्तों। तो वो रिट क्या होता है दोस्तों? बहुत लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 में केवल इतना ही लिखा गया है कि भारतीय संविधान में जितने भी भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा एवं उनकी गारंटी, मतलब उनके स्वतंत्रता को दिलाने के लिए क्या करता है, उनकी गारंटी किसको है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को है, या हम कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय को है। बट इतना ही नहीं है दोस्तों, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं। हम धीरे धीरे इसकी पूरे डिटेल को देखने वाले हैं, जो कि यहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, केवल ऊपर अनुच्छेद से नहीं बनता दोस्तों। अब इतने ज्यादा कंपटीशन में इसके डेप्थ में पूछता है, जो कि आज हम एक एक करके आर्टिकल 32 को खंगालने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, तभी दोस्तों समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टिपिकल, यानी जब आप जान सकते हैं कि जब पूरा लोकतंत्र, जब पूरा संविधान आर्टिकल 32 पे डिपेंड है, तो सोचिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी और उसके अंदर क्या क्या चीजें समाहित होगी दोस्तों। आज हम उसको सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं, ना कि किताबी भाषा में। आप किताबी भाषा में समझेंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस चीजों को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट आज हम उसी चीजों को अपने ही भाषा में, जो कि आपको समझ में आए, आप इस आर्टिकल को कनेक्ट कर पाए, हम इस कदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, माननीय न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों, जो कि इन रिटों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उनके हिंदी करंट से भी, उनके इंग्लिश शब्दावली से भी डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे तो पीसीएस का पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों वो 5 प्रकार की रिट कौन सी है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है दोस्तों क्या? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी तो हम इसकी हेडिंग देख रहे हैं, बट अभी हम इसके डेप्थ में जाएंगे, इसकी डिटेल पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो कभी कभी बोलता है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? आइए देखते हैं। इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों हाइबियस कार्पस। क्या होता है? हाइबियस कार्पस। कभी कभी पूछ लेता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है। तो हमें दोनों याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हिंदी में आपको याद रखना है, उसके बाद इंग्लिश में क्या रखना है? हाइबियस कार्पस। क्या दोस्तों? हाइबियस कार्पस। इसके हम डिटेल करने वाले हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अभी हम हेडिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि परमादेश। क्या दोस्तों? परमादेश। हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगा मंडामेश। का दोस्तों? मंडामस हो जाएगा, जो कि दूसरा हमारा रिट है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा है प्रतिषेध। क्या दोस्तों? तीसरा रिट है क्या? प्रतिषेध। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर का है उत्प्रेषण। क्या दोस्तों? चौथे नंबर की रिट की बात करें तो उसमें दिया है क्या? उत्प्रेषण दिया गया है। ठीक है, सर्टोरारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सर्टोरारी कहा जाता है। ठीक है, आपको इतना आपको याद होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का टर्म हो चाहे वो इंग्लिश का टर्म हो। ठीक है, आइए 5th नंबर पे चलते हैं। जो 5वें नंबर का जो रिट है दोस्तों, उसका नाम क्या है? आइए हम इसको भी देखते हैं। इसका नाम है दोस्तों, हिंदी में कहा जाता है अधिकार परीक्षा। क्या दोस्तों? अधिकार परीक्षा कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात कर ले तो इसे कहा जाता है को वारंटो। क्या दोस्तों? इसे कहा जाता है को वारंटो। ठीक है, अभी तक हमने हेडिंग देखी। क्या दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, फिर तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, 5वां अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये चीज आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से
क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि अब तक बाबा साहब के जो कथन थे, यानी बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ कथन कहे हैं, वो कथन हमने सब यहीं पे पुट कर लिया है, सब यहीं पर हमने नोट कर लिया है। तो एक एक करके देखते हैं। उसमें उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं वो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। इसको नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको कई बार इसको भी पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। बट यहां पे मैं कुछ अंदरूनी चीज बताना चाह रहा हूं जो कि बहुत लोगों के मन में डाउट है कि वो क्या है। तो आइए देखते हैं वो डाउट क्या है दोस्तों। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहला कथन क्या कहा है? पहला कथन कहा है दोस्तों, जो हमारा प्रस्तावना उसे क्या कहा है दोस्तों? उसे पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, यहां पर मैं 2 कंफ्यूजन क्या बताता हूं, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या दोस्तों उन्होंने क्या कहा है? जो प्रस्तावना है वो दोस्तों क्या है? वो संविधान का क्या है? पवित्र दस्तावेज है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 को, जो आर्टिकल 32 है दोस्तों, उसको बाबा साहब जी ने क्या कहा है? तो आइए देखते हैं। उसको कहा, ये आर्टिकल 32 को कहा गया है क्या दोस्तों? संविधान की आत्मा। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है। क्या दोस्तों? यहीं आपको कंफ्यूजिंग होती है। अगर ऑप्शन में एग्जामिनर इसको जरा सा इधर उधर कर दिया तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि भारतीय जो पवित्र दस्तावेज है उसे किसे कहा जाता है, और जो आत्मा है, जो मूल आत्मा जो कही गई है, संविधान की आत्मा जो कही गई, वो किसको कहा गया है। ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैंने कुछ अभी 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था वोटिंग के लिए, मतलब ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। तो उसमें मैंने आर्टिकल 32 को आत्मा, मतलब आर्टिकल 32 को डाला था और वो उसको मूल क्या बोलते हैं, प्रस्तावना को डाला था। तो मैंने उसमें ये पूछा था कि भारतीय संविधान में आत्मा, मूल आत्मा किसे कहा जाता है। उसमें मैंने आर्टिकल 32 को डाला था और प्रस्तावना को डाला था। ज्यादा तरीके से वोट किस पे आया है? ज्यादा तरीके से वोट आया है किस पे? प्रस्तावना पे आया है कि उसको ही क्या कहते हैं? भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। बट ये गलत है दोस्तों, आपको ये चीज समझनी चाहिए। ये छोटी सी चीज है, बहुत ही बारीकी चीज है, जो कि आपके क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। तो ये आपको गलत नहीं करना है। तो मैं एक बार साफ साफ बता दूं कि भारतीय जो प्रस्तावना दोस्तों, भारतीय संविधान का क्या है? पवित्र दस्तावेज है। अगर आर्टिकल 32 को कहें तो भारत की क्या है? मूल आत्मा कहा है। किसने? बाबा साहब ने। ठीक है, आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर आर्टिकल 356। क्या दोस्तों? आर्टिकल 356 की बात कर ले तो इसको उन्होंने क्या कहा है? डेड लेटर। डेड लेटर की संज्ञा दी है। किसने? बाबा साहब ने। उसे हिंदी में कहा जाता है मृत्यु पत्र की संज्ञा। क्या दोस्तों? मृत्यु पत्र की संज्ञा किसने कहा है? बाबा साहब ने। आर्टिकल 356 को क्या कहा है? इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में बोल देना कि डेड लेटर की संज्ञा दी है। अगर हिंदी में पूछेगा तो आप कह देना कि मृत्यु पत्र की संज्ञा दी है। किसने? बाबा साहब ने। किसे? आर्टिकल 356 को। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों सीएजी। सीएजी जिसे नियंत्रक लेखा परीक्षक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीएजी। ठीक है, उसके बाद उसकी आर्टिकल की बात कर लें तो इसको रखा गया है 148। क्या दोस्तों? 148, अनुच्छेद 148 में रखा गया है। इसको उन्होंने क्या संज्ञा दी है बाबा साहब ने? आइए देखते हैं। इसको सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक, क्या दोस्तों? इसे सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कहा है। ठीक है, क्यों कहा है इसके डिटेल में हम आपको आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं अगले पेज पर। तो आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में इसके अंदर और डेप्थ में जाएंगे तो उसके अंदर क्या कहा गया है। तो मैंने आपको हेडिंग बता दी, 5 जो रिट जारी करते हैं न्यायालय द्वारा, 5 रिट जारी किया जाता है, मैंने आपको हेडिंग बता दी थी। अब हम उसको एक एक करके उसके डिटेल में देखेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे कि आखिर में जो 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं उसमें क्या है, क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हैबियस कॉर्पस से शुरू करते हैं। तो हिंदी और इसका जो इंग्लिश है, ये दोनों टर्म आपको याद होने चाहिए क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स करके बता रहा हूं ताकि बाद में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या है। इसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 32 के अंदर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किस पे लागू किया जाता है। सबसे पहले तो इसको देखेंगे, यानी इसको निजी व्यक्ति और लोक अधिकारी व्यक्ति, अर्थात जो हम भारत के नागरिक हैं उस पे भी, और जो लोक अधिकारी हैं मतलब जो प्रशासन के अधिकारी हैं, मतलब ये क्या, ये दोनों पर क्या जाए, ये दोनों के विरुद्ध क्या दोस्तों, या दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है या लागू किया जाता है। क्या दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्ति एवं लोक अधिकारी, यानी दोनों के ऊपर, यानी दोनों के विरुद्ध इसे जारी किया जाता है। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको 1 बाय 1 कनेक्ट करके चल रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, उसके नीचे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 21, क्या दोस्तों? जो आर्टिकल 32 है, यानी उसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्या वो निजी और लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। उसके बाद क्या कहा है, यह अनुच्छेद 21 के तहत, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या दोस्तों? ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो अनुच्छेद 21 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
उसमें जिसमें कहा जाता है क्या दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि बंदीकर्ता को 24 घंटे, दोस्तों ये हावर्स है, इसको मैंने ये लिख दिया है, इसको आप समझ लेना। क्या 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या दोस्तों, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा जो बंदी बनाया गया है, जो बंदी करता है दोस्तों, उसको 24 घंटे के अंदर कहां, उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये चीज क्लियर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसमें कहा गया है फिर न्यायालय क्या कहता है, और न्यायालय द्वारा पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, उसको 24 घंटे के अंदर बंदीकरण को, जो बंदी करता है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जब न्यायालय में वो बंदा प्रस्तुत हो जाएगा तो उसको न्यायालय पूछेगा क्या दोस्तों, कि उसने क्या किया है। आइए इसके आगे देखते हैं। क्या न्यायालय द्वारा पूछा जाएगा बंदीकर्ता से, किससे दोस्तों, जिसको बंदी बनाया गया है, उससे पूछा जाएगा कि नैतिक के तहत, या मतलब इसमें कहा गया है कि नैतिक के तहत बंदी बनाया गया है या अनैतिक तरीके से बंदी बनाया गया है। इसका मैं आपको लोकल भाषा में यानी अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब उस बंदीकर्ता को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय उससे पूछता है क्या दोस्तों, कि जैसे कोई किसी को अगर न्यायालय में पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जज साहब उनसे पूछेंगे कि भाई आपका दोष क्या है, आपने गुनाह किया है कि नहीं किया है। तो न्यायालय द्वारा पूछा जाता भाई जो आपको बंदी बनाया गया है, आपको नैतिक तरीके से बंदी बनाया गया है या अनैतिक तरीके से, अर्थात आप गुनहगार हो इसलिए आपको बंदी बनाया गया है कि आप गुनहगार नहीं है उसके बाद भी आपको बंदी बनाया गया है। ये न्यायालय द्वारा पूछा जाएगा, किससे, बंदीकर्ता से। तो वहां पर जो बंदी करता है उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या दोस्तों, अगर उसने गुनाह किया है तो जाहिर सी बात है कबूल करेगा, अगर नहीं गुनाह किया है तो भी आपको बताएगा, किसको, जज साहब को, ठीक है। तो इसमें कहा गया है जज साहब के द्वारा पूछा जाता है कि अगर बनाया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जिसको बंदी बनाया गया है, उससे यह बात कही जाती है अगर आपको नैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो आपको रिहा नहीं किया जाएगा, अगर आपको अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया होगा तो माननीय न्यायालय द्वारा आपको रिहा कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई? अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से डिटेल आपको बताने वाला हूं। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा एक रिट जारी किया जाता है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हाइबियस कार्पस कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें 24 घंटे के अंदर जो बंदी करता है, जिसको बंदी बनाया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यायालय में पेश करने के बाद जज साहब के द्वारा उस बंदी प्रत्यक्षीकरण में उस बंदीकर्ता से पूछा जाता है कि आपको अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है या अनैतिक तरीके से। अगर उसमें बंदीकर्ता को अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया होगा तो उस बंदे को, यानी जो बंदी करता है, उसको रिहा कर दिया जाएगा। अगर वहीं नैतिक तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है और जज साहब के सामने पेश किया गया है तो उसको रिहा नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई थिंक जो पहला था, आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको रिट बताए थे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले रिट में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसमें कितनी डिटेल बातें दी गई है, क्या आप सच बताना कि आपको पता था या नहीं पता था, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मैंने पूरे डिटेल से आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है और एक एक चीज आपको, एक एक लाइन, मतलब किताबी भाषा के तहत मैं खुद आपको अपनी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश किया हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग ना हो। मैं आपसे आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको आज आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कस किया वो सभी चीजें आपके माइंड में कंठस्थ हो गई होगी। दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पुनः एक बार फिर से देखना। मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और यहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अपने आप में मैं जो जो लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सभी अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार आप विश्वास मान के पूरी क्लास को देखिए, पूरी सीरीज को देखिए, आपको ना समझ में आए तो कमेंट में खुद लिख के जाना कि नहीं भाई मैं जो करा रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन नहीं फंसा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। पीवाईक्यू में इससे कई बार पूछे गए हैं और जितने भी मूल अधिकार में अभी तक मैंने जितने टर्म, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं उसमें सभी से दोस्तों क्वेश्चन बने हैं और आगे मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से भी क्वेश्चन बने हैं और आने वाले समय में उससे ही बनेंगे। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। पूरे एनालाइज करने के बाद मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूं। एक बार विश्वास मान के इस वीडियो को देखना, उसके बाद एग्जाम देखना। आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सही होते हैं, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन होगा दोस्तों उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका 100% गलत नहीं होगा। क्या दोस्तों, आपका 100% गलत नहीं होगा, बट आप इसको अच्छे से कर लेंगे तब। ये दावा तभी मैं करूंगा जब कोई भाई बहन इसको अच्छे से करेगा, तभी उसको समझ में आएगा। क्योंकि
पॉलिटी देखने में तो आसान है, बट एक बार उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो सही बात वो हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए पॉलिटी आपकी कमांड बन जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। अभी भी आर्टिकल 32 समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी इसके अंदर हमने 4 प्रकार की अभी रिट को डिस्कस करना है, जो कि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को मिस मत करना, जो आने वाली वीडियो है उसको प्लीज आप लोग पूरा देखना, और इस सीरीज को अगर पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा योगदान साबित होगा इस पॉलिटी के तहत। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना दोस्तों कि जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आप बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो प्लीज आपके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं वो डायरेक्ट यहाँ वहां से टॉपिक वाइज मतलब इधर उधर से नहीं पढ़ा, कहने मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई दूसरा टॉपिक उठा लेता है बंदा, कोई दूसरा पढ़ाने लगता है, इससे वही टॉपिक समझ में आती है जो चीजें आप पढ़ रहे होते हैं। बट मैं इसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा शुरू से एक सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो आप जब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तभी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप यहां से पढ़ लें फिर कहीं और से पढ़ लें तो चीजें समझ में नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखना, और पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद क्लास।